स्वागत है आपका एक नए क्लास में आपके तारामंडल यूट्यूब ITI चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्री फेज सिस्टम पॉलीफेज सिस्टम का। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पॉलीफेज सिस्टम में कि मतलब पहला लेक्चर से ख़त्म हो चुका है और दूसरा लेक्चर आज इसका है, जिसमें हम पॉलीफेज सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या क्या बैलेंस कंडीशन की मतलब में क्या क्या होना चाहिए। जैसे पॉलीफेज सिस्टम हमारा है पॉलीफेज पहला मैंने बताया था कि वोल्टेज एंड करंट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ईच फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस 120 डिग्री होता है। फेज डिस्प्लेसमेंट तीनों फेज जो होते हैं हमारे R, Y, V, इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए? फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो चाहिए हमारा? 120 डिग्री का क्या होते हैं? तीनों एक दूसरे से अलाइन होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक, अगला मैं बताया था कि न्यूट्रल में क्या होना चाहिए? कोई भी करंट फ्लो होना नहीं चाहिए। लाइन करंट फेज करंट, लाइन करंट फेज करंट दोनों आपस में क्या होते हैं हमारे? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सब तीन चार कई चीज़ें मैंने बताया था फिर पॉलीफेज सिस्टम में यानी थ्री फेज सिस्टम में बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। आज हम इसी में एक और टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक बैलेंस कंडीशन में इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना है जरूर से। इम्पोर्टेंट है हमारा। और बैलेंस सिस्टम each phase having each phase having equal impedance for balance system each phase having equal impedance and equal phase difference ठीक है। यानी कि बैलेंस सिस्टम में जो होता है इम्पीडेंस का, इनबैलेंस सिस्टम कहते हैं जो ईच फेज है इक्वल इम्पीडेंस, यानी कि इम्पीडेंस क्या होता है? सभी फेज का इम्पीडेंस क्या होता है हमारा? एक जैसा होता है, ठीक है। और फेज डिफरेंस भी क्या होता है हमारा? एक बराबर एंड इक्वल फेज डिफरेंस, यानी कि सभी का फेज डिफरेंस क्या होता है हमारा? समान होता है, ठीक है। यानी कि सभी फेज का इम्पीडेंस भी क्या होता है? इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताया कि इम्पीडेंस सभी का समान होता है, ठीक है, इक्वल। और फेज डिफरेंस भी क्या होता है हमारा? समान है। फेज डिफरेंस कहने का सेंस है कि मैं जिस मान लो मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ कि वोल्टेज, चलो ऐसे लिखता हूँ, V बराबर VM साइन ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। इक्वेशन लिखा मैं। दूसरा इक्वेशन लिख दिया मैं I बराबर IM साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री। ये दो इक्वेशन है। ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन और ये हमारा क्या है? करंट का इक्वेशन है। ये हमारा वोल्टेज का इक्वेशन है और ये हमारा क्या है? हमारा करंट का इक्वेशन है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं पहले बताया था क्या लेते हैं हम लोग? जीरो पे क्या लेते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ओमेगा टी प्लस 30 है, ये हमारा क्या है? प्लस 30 है। इट मीन्स ये हमारे, और ये कह रहा -30 है। तो ये वोल्टेज हो गया और ये हमारा क्या हो गया? करंट हो गया। ये हमारा कितना? -30 है, यानी कि इससे डिफरेंस से क्या होगा? नीचे होगा। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में टोटल कितना फेज डिफरेंस हो गया हमारा? 60 डिग्री का ना।
वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया हमारा? 60 डिग्री का। ठीक है, तो आपका 60 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। यानी कह सकते हैं कि वोल्टेज लीड बाई करंट बाई 60 डिग्री। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम लोग, करंट लैग बाई वोल्टेज, करंट लैग बाई वोल्टेज 60 डिग्री। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं वोल्टेज क्या है, करंट से 60 डिग्री पश्च अग्रगामी है। ठीक है, या फिर लीड कर रहा है। फिर ये भी कह सकते हैं कि करंट क्या कर रहा है, करंट वोल्टेज से 60 डिग्री क्या पश्चगामी है, या फिर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, लैगिंग है हमारा है। ठीक है, तो ये था हमारा मतलब फेज डिफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। फेज डिफरेंस है यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितना हमारा क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस है। जो इक्वल हमारा होता है, क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन का जो हमारा फेज डिफरेंस होता है वो में क्या होता है, सभी में बराबर फेज डिफरेंस होता है। कहने का सेंस इस तरीके से होता है, जैसे मान लो कि आपका, अब यहाँ पे देखो बढ़िया से, ये मान लो वोल्टेज का कर्व हमारा, ये सभी क्या हमारा वोल्टेज का कर्व है। ठीक है, तो मान लो करंट का कर्व मैं निकालने लगूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये तीनों हमारे इसके पहले ये वोल्टेज था, V था, और हमारा ये वाला था ना, हाँ, V R और Y, ये था V R Y, सॉरी R Y भी होता है ना, R Y B, ये तीनों फेज हो गया। और ये तीनों का ये वोल्टेज वाला सभी इक्वेशन है, वोल्टेज V R V Y और V B। ठीक है, अब जब रिजल्ट निकाला तो यानी सभी के तीनों फेज क्या होना चाहिए हमारा, तीनों का करंट फेज, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारा, बराबर होना चाहिए। इम्पीडेंस क्या होना चाहिए हमारा, बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे इसी बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, √3 फेज वोल्टेज, √3 फेज वोल्टेज। अच्छा एक चीज़ याद देखो, आप सुनो, जैसे कि मान लो एक पोल होता है हमारा, ध्यान देखो इस बात को, ये पोल होता है हमारा, इस पे क्या होता है, 3 फेज होता है, 3 फेज होता है ना, R Y B, और हमारा क्या होता है, न्यूट्रल, अर्थ या न्यूट्रल। ठीक है, अब जब जो हमारा ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें 3 फेज होता है, इधर R Y B। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, R Y B और न्यूट्रल। यहाँ पे 11, इसको ट्रांसफार्मर क्या करता है कि 11 kV को बदल देता है हमारा 415 वोल्ट में। 415 वोल्ट में क्या होता है हमारा, बदल देता है हमारा, 415 वोल्ट में बदल देता है। ठीक है, आगे बात समझो ना। अब देखो ये हमारा क्या है, फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज अगर मैं याद करने से, मान लो लाइन वोल्टेज मतलब एक फेज और न्यूट्रल हमारा क्या होगा, लाइन वोल्टेज हो गया। लेकिन एक फेज में कितना करंट आता है, आगे बात समझ में, वो वोल्टेज आता है। मान लो हमारा फेज वोल्टेज हमारा टोटल कितना है, 415, ये हमारा क्या है, फेज वोल्टेज कितना हमारा 415 है। तो लाइन वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए हमें √3 गुणे 415 करो, इसे गुणा करो,
आ जाएगा आपका 1.73 2 गुणे सॉरी, ये तो हाँ, ये हाँ सही है, ये तो लाइन वोल्टेज निकल जाएगा, ठीक है। और एक होता है हमारा VL बाई लाइन वोल्टेज बाई √3। तो VL अगर आपका ये निकल आएगा, ये निकाले पहले √3 फेज वोल्टेज जो भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं मिस्टेक हो रहा है कुछ, मान लीजिए हमारा जो लाइन वोल्टेज हमारा क्या होता है 415 होता है बटा √3, ठीक है। इस भाग देंगे तो आपका 259 समथिंग आएगा। तो इसीलिए कहा था ना कि घर में जो पावर सप्लाई होती है 259 के आसपास आएगी, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारी आएगी 415/3 आता है। अभी आगे फार्मूला और आएगा बताता हूँ मैं, 415/3 यानी कि 259 समथिंग के आसपास आएगा हमारा, ठीक है। आई समझ में। जैसे मुकाने का सेंस ये है हमारे कि मान लो हमारे जो पोल होता है 247 आ रहा है 239 कितना आ रहा है 6, यानी कितना वोल्टेज आता है आपके एक मतलब बैलेंस्ड कंडीशन है। अगर आपके घर को वायरिंग वगैरह सब कुछ मतलब सब जगह बैलेंस कंडीशन में है तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा यह आएगा 239.6 वोल्ट के आसपास आएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कह रहा हूँ कि मान लो 415 वोल्टेज आता है सभी में, लेकिन कैसे आप डिसाइड करोगे कि मान लो कि इसमें 230 वोल्ट है, यही चीज़ है ना। मान लो 415 वोल्ट तो सभी में है, मान लो इसमें भी 415, इसमें भी 415, इसमें भी 415 होता है, ठीक है। सभी में होता है ना, फेज सभी में फेज होता है, फेज सभी फेज है ना। लेकिन जब हम एक फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं तो क्या होता है हमारा VL बाई √3 हो जाता है, लाइन वोल्टेज बाई √3 होता है, ठीक है। हमें ये कितना होता है 239.6 के आसपास हमें वोल्टेज सिंगल फेजिंग में हमें क्या होता है प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब तीनों फेज लेते हैं तो हमें कितना होता है 415 वोल्ट हमें क्या होता है सप्लाई मेरी प्राप्त होती है हमारे घरों में, ठीक है ना। यानी कि देखो सिंगल फेज क्या होता है हमारा मतलब कि डोमेस्टिक होता है, और 3 फेज सिस्टम क्या होता है हमारा क्या कहते हैं आपका इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं इसको इंडस्ट्रियल में ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें फार्मूला हमारा देखिए मिटा दिया हूँ मैं, हाँ कमर्शियल बता सकते हैं, लाइन वोल्टेज √3 फेज ठीक है। अच्छा देखो अब इसका फार्मूला होता है VRY = √VR², ठीक है, VR² प्लस VY² प्लस 2VR VY और cos पाई, आई बात समझ में, cos पाई। अब मान लो अभी तो इसका हो गया, अब लिखेंगे आगे VP² फेज वोल्टेज का हमारा है, ठीक है, तो VP² तो क्या लिखेंगे 2VP² VP प्लस VZ हो गया 2VP VZ, ठीक है। देखो हमारा VP² प्लस VZ फेज का है और इम्पिडेंस का हमारा, ठीक है, VPZ 2VP VPZ, ओके। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फाइनल, यहाँ पे √3VP यानी कि 3 फेज वोल्टेज हमारा फार्मूला आ जाएगा हमारा ये, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज। मेन फार्मूला याद रखो, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल से कोई खास मतलब नहीं है आप लोग को। न्यूमेरिकल कह रहा हूँ मैं डेरिवेशन से, ठीक है। वो पुश कर इसमें डाल पड़ेंगे बाद में, पुश करना। अच्छा नेक्स्ट हमारा डेल्टा कनेक्शन, अभी तक स्टार कनेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हमारा है
डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन में क्या है, कुछ इस तरीके से हमारा है, देखिए ध्यान दीजिए। पुश के बैटरी बना दे, थोड़ा सा हम इसके बाद बना ले, फिगर ऑफ पुश कर लीजिए। डेल्टा कनेक्शन में क्या है कि ये हमारा इस तरीके से होता है डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पे जेड एंगल का फाई का, यहाँ पे इम्पिडेंस का एंगल, यहाँ पे इम्पिडेंस एंगल, यहाँ पे वी आर है हमारा इसका, ठीक, वी 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 वाई आर वाई बी, इसमें आई आर करंट फ्लो करेगी, इसमें आई वाई करंट फ्लो करेगी, इसमें क्या करेगी हमारे आई बी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है लाइन, यहाँ पे क्या होता है कि लाइन वोल्टेज बराबर डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है हमारा कि लाइन वोल्टेज होता है हमारा, जो क्या होता है फेज वोल्टेज के यहाँ पे क्या होता है बराबर होता है। एग्जाम में पूछता है फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज से क्या होता है हमारा इक्वल होता है, ठीक है। आप निकालेंगे आई आर बी इक्वल टू आई आर माइनस आई बी, ये फार्मूला है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन करंट का फार्मूला लिख लेंगे, लाइन करंट इज इक्वल टू क्या होगा √3 VL, ठीक है, √3 VL, ये डेल्टा कनेक्शन का हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब सभी में देखने से डिफरेंस कितना, लाइन करंट फेज वोल्टेज सभी के बीच में क्या होता है डिफरेंस कितना होता है, छोड़ दो डिफरेंस देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखो एक लो, आप लोग लिख लीजिए, मैं लिखता हूँ। इन ए स्टार कनेक्शन, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन है, इन ए स्टार कनेक्शन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टार कनेक्शन है यूनिटी पावर फैक्टर, एक स्टार कनेक्शन है जिसका पावर फैक्टर क्या हमारा यूनिटी है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर मीन्स 1, यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। पावर फैक्टर को मैंने बताया था कि पावर फैक्टर कुछ इस प्रकार से होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है यूनिटी होता है, इधर क्या लैगिंग होता है, इधर क्या होता है हमारा इधर लैगिंग इधर लीडिंग होता है हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है 0.8 नहीं 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5, इधर भी इसी तरीके होता है 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6 0.5 ऐसे होता है, ठीक है। हम लोगों ने जब जो चेक किया था पावर फैक्टर को मिला के, जब इसमें एक यहाँ पे क्या होता है एक आपका पॉइंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम जब इस सर्किट को लगाते हैं, सर्किट 3 प्रकार की होती है आपको पता हमारा, एक होती है रजिस्टिव सर्किट होती है, दूसरा होती है हमारी कैपेसिटिव सर्किट, तीसरी होती है हमारी क्या होती है इंडक्टिव सर्किट होती है। रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है हमारा पावर फैक्टर यूनिटी होता है, क्या होता है हमारा यूनिटी होता है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है हमारा, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है हमारा कि लैगिंग, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है हमारा करंट क्या होती है हमारी आगे होती है वोल्टेज से, ठीक है। करंट क्या होती है हमारी, करंट क्या होती है हमारी आगे होती है वोल्टेज से 90 डिग्री, इट मीन्स इस तरीके से होता है आई और भी। और इसमें क्या होता है वोल्टेज के में क्या होता है वोल्टेज आगे होता है करंट पीछे होता है, ठीक है। अब वही कह रहा है कि ऐसा है तो कहता है फाइंड द फेज एंगल, तो हमें एंगल फेज एंगल फाइंड करना है। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है यूनिटी, कह रहा है कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में क्या एंगल होगा, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में कहता हूँ 30 डिग्री का एंगल होता है, और लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में कितना डिग्री का अंतर होता है, इसमें भी क्या होता है हमारा 30 डिग्री का अंतर होता है। फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट में इसमें क्या होता है हमारा 0 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी कि फेज वोल्टेज और लाइन करंट दोनों हमारे क्या होते हैं सेम डायरेक्शन सेम फेज में होते हैं, ठीक है ना। फेज वोल्टेज और लाइन करंट दोनों का होता है हमारे सेम फेज में होते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता हमारा। जबकि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट में क्या होता है 30 डिग्री, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या होता है हमारा 30 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है।
जबकि लाइन वोल्टेज और फिर लाइन फेज वोल्टेज और लाइन करंट यूनिटी पावर फैक्टर में, अभी मैं जस्ट बताया कि यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है, 1 होता है ना, इसमें वोल्टेज और करंट दोनों का हमारे क्या होता है, हमारे सेम फेज में होता है। तो फेज वोल्टेज की बात मैं कर रहा ना, लाइन करंट दोनों हमारे क्या हैं, आपके रजिस्टिव सर्किट है, रजिस्टिव सर्किट में क्या होंगे, दोनों हमारे सेम फेज में होंगे हमारे, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, 0 डिग्री का हमारा अंतर होगा। ओके, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक हमारा मेजरमेंट ऑफ पावर, यानी कि पावर को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। पावर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ 3 फेज, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर, ठीक है। अब देखो ये इसका एक नियम हमारा है ब्लेंडर्स का नियम हमारा है, ठीक है, ब्लेंडर्स लॉ। इसका नियम है कि मान लो सपोज करो जितना ही नंबर है हमारा n माइनस क्या होता है हमारा 1, n माइनस 1 क्या होता है 1, n क्या हमारा है, n इजक्वल टू नंबर ऑफ वाट मीटर, नंबर ऑफ वाट मीटर, नंबर ऑफ क्या हमारा, नंबर ऑफ वाट मीटर। ओके, यानी कि सपोज करो अगर 3 फेज का सिस्टम है हमारा, वहाँ पे मान लो 3 फेज 3 मैं आगे बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या होता है हमारा। मान लो अगर हमारा अगला है 3 फेज 3 वायर बैलेंस सिस्टम हमारा है, ठीक है। जैसे मान पहला हमारा है कि 3 फेज 3 वायर बैलेंस सिस्टम, क्या हमारा 3 फेज 3 वायर बैलेंस सिस्टम है हमारा। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ये हमारा क्या होगा वाट मीटर हमारा, ये वाट मीटर हो गया हमारा ये, ठीक है। ये हमारा सभी क्या हमारे Z5 एंगल, ये हमारा क्या है Z5 एंगल का है। सभी के हमारा फेज क्या है हमारा RYB, RY और B, इसमें कौन सी करंट फ्लो करेगी, ठीक है। IR यहाँ पे कौन सी फ्लो करेगी, IY यहाँ पे कौन सी फ्लो करेगी, IB यहाँ पे कौन सा वोल्टेज है VR, VY और VB, ठीक है। ये तमाम कंडीशन होगा। हम इसमें लिखेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर यूजेज, इसमें लिखेंगे कितने वाट मीटर लगेंगे मिनिमम, यानी कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम में 1 वाट मीटर से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। लिखेंगे हम मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर, मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड इक्वल टू 1, ठीक है। वाट यहाँ W हमारा क्या है, वाट मीटर को रिप्रेजेंट करता है। W क्या है यहाँ वाट मीटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
यानी कि ये ब्लेंडर्स का नियम हमारा कि जितने नंबर ऑफ वाट मीटर है हमारे उससे एक हमारा क्या कर सकते हैं कम। जैसे मान लो नंबर ऑफ वाट मीटर यानी क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वाट मीटर, एक कम कर लेंगे। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में 1 वाट मीटर से भी क्या कर सकते हैं पावर को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पुश करो। मिनिमम नंबर वाट मीटर का रिक्वायर्ड क्या हमारा 1 है, और वाट मीटर मैक्सिमम अधिकतम हमारा क्या कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ वाट मीटर हमारा क्या होगा 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसे मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है एक और टॉपिक है केवल, उसका फिर आपका ये सिस्टम 3 फेज 4 वायर सिस्टम, नंबर ऑफ वाट मीटर, नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड। यहाँ पर क्या होगा हमारा 3। एग्जाम में सीधे से पूछ देता है कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम में कितने वाट मीटर की जरूरत पड़ेगी, तो 2 की जरूरत पड़ती है। और 3 फेज 4 वायर सिस्टम में कितने वाट मीटर की आवश्यकता पड़ती है हमारी 3 की जरूरत पड़ती है, हमारी 3 वाट मीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और हमारा ये था 3 फेज सिस्टम हमारा समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक हम कोई अलग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।